हेलो बच्चा लोग, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू सेशन ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, आज हम ग्राम एटॉमिक मास से शुरू करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, रिपीट कर देता हूं आपके लिए, 7009294662। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए अगर आप हमारी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लास्ट चीज, दैट वाज द एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास के बारे में बातें चल रही थी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए नोट्स पे आते हैं। अच्छा भाई, मैं बात कर रहा था कि हमारा एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एटॉमिक मास क्या था? आपके एक एटम का जितना भी मास होगा, दैट इज योर एटॉमिक मास, है ना। मैंने बोला था एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, इनकी वैल्यू सेम रहते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जो नंबर होता है वो सेम रहता है, बट यूनिट चेंज हो जाती है। एटॉमिक मास के अंदर हम यूनिट, जो ऐसे यूनिट उसके यूज करते थे, दैट यूनिट वाज आपका एएमयू। ठीक है, एएमयू, दैट वाज एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है बच्चा आपके 1 मोल एटम्स का कितना मास है। अब सर ये 1 मोल एटम्स क्या हो गए? 1 मोल के अंदर मैंने आपको बताया था, एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। अगर ऐसे मैं मॉलिक्यूल की बात करूं कि एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक मोल के अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल एक मोल के अंदर सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? अगर मैं इतने सारे एटम्स का मास कैलकुलेट करूं, ठीक है, इतने सारे एटम्स का अगर मैं मास कैलकुलेट करूं, उसे मैं बोलता हूं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। कर्सर कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास देखो, इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का आपने एटम लेना है, ठीक है, मान लीजिए सोडियम एटम है, तो उसका 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल माने उसके अंदर कितने सोडियम एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने एटम्स होंगे। तो इतने एटम्स का मास कितना होगा? दैट वुड बी योर ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है भाई? चलिए, अब देखिए, जैसे सोडियम का एग्जांपल हमने लिया था, तो ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे नंबर ऑफ आपके एटम्स पता है, ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एक एटम का वेट लूंगा, उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई अगर आप मान लीजिए टॉफी लेने जाते हैं, ठीक है, कोई टॉफी लेने गए आप, मैंने आपको बोला कि यार एक टॉफी जो है वो 1 रुपए की है। ठीक है, एक टॉफी 1 रुपए की है। मैं कहता हूँ जाके ये लो पैसे, जाके 10 टॉफीज लेकर आओ। ठीक है, तो 10 टॉफी कितने की बनी? एक टॉफी का प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडीज, तो कितना हो गया? आप 10 रुपए दे के आओगे उसको। ठीक है, यही सेम चीज यूनिटरी मेथड हमारे पास यहाँ पे है। ग्राम एटॉमिक मास के लिए हमने एक एटम का मास उठाया, एक सोडियम एटम का मास उठाया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 मोल में कितने एटम होते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। उससे आपके पास क्या आ गया? उससे आपके पास आ गया, ये देखिए, 23 ग्राम्स। क्लियर है? अब ये 23 ग्राम कैसे आया? सर इसका तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी 23 ग्राम था, इसका जो नॉर्मल एटॉमिक मास था वो भी 23 ग्राम था। सर ये क्या वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आपकी इस तरीके से आई कि आपका जो मैं बोलता हूँ 1 एटम का मास, वो आप एएमयू में गिनते हैं, तो सोडियम के लिए आप इसको 23 एएमयू लिखेंगे। ठीक है, सोडियम के लिए क्या लिखेंगे? 23 एएमयू लिखेंगे। 1 एएमयू के लिए मैंने आपको कन्वर्जन बताई थी, अगर आप एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कन्वर्जन होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, 1 एएमयू को ग्राम में इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। हमने ऊपर आपकी कन्वर्जन पढ़ी थी, देखो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, ये देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो हमने क्या किया? 1 एएमयू की जगह पे इसको पुट कर दिया। इसी को हम क्या दूसरे मैनर में अगर लिखें, ठीक है, अगर इसी चीज को हम दूसरे मैनर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये न्यूमिनेटर वाले से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचा रह जाएगा? आपके पास बचा रह जाएगा 23 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि जो 1 एएमयू होता है उसकी कन्वर्जन आपके सामने ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 1 एएमयू की जगह पे इसको पुट कर दिया। ठीक है, इसको पुट कर दिया। जैसे हमने इसको पुट किया तो
एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो गया है। 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ये क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो गया, बचा क्या जी आपके पास 23। अब ये 23 जो है ये किस टर्म में है सर, ये है ग्राम की टर्म में, क्योंकि याद करो आपने क्या कर दिया था, ऑलरेडी आपने आपके एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हो आप, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो भी किस टर्म्स में आएगा, ग्राम की टर्म्स में आएगा, ठीक है। यानी कि ग्राम एटॉमिक मास का भाई सीधा सा मतलब क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास ही, ठीक है। जितना आपका रिलेटिव एटॉमिक मास निकला है उतना ही, बस उसके आगे यूनिट्स में आपको ग्राम यूज करना है। क्लियर है। तो जैसा मैं बता रहा था, रिलेटिव एटॉमिक मास हो चाहे एटॉमिक मास हो चाहे आपका ग्राम एटॉमिक मास हो, इन तीनों का वैल्यू जो है वो क्या रहता है, इन तीनों का वैल्यू सेम रहता है, सिर्फ यूनिट का फर्क आता है। हम पढ़ रहे थे हमारा एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास में हम क्या पढ़ते थे, एटॉमिक मास यूनिट थी उसकी यूनिट, है ना। उसके बाद हम रैम पे आए, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। और ग्राम एटॉमिक मास में यूनिट क्या आ गई, ग्राम आ गई, ठीक है। चलिए वैल्यू सेम रहेगी, पीछे की यूनिट चेंज हो जाएगी। फिर आते हैं भाई हम एक इंटरेस्टिंग चीज पर, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब सर ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मुझे ना एक बात बताओ, ठीक है। आप एवरेज क्लास 10th तक इसको मीन के तौर पे पढ़ते होते थे, ठीक है, अपनी मैथ्स में। एवरेज का मतलब क्या होता है, अब एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं हर साल यूज करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक बॉलर है बहुत फेमस, शोएब अख्तर जी, ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस मेरे फेवरेट हुआ करते थे, ठीक है। तो मान लीजिए शोएब अख्तर जी को मैंने कहा कि सर आप ना एक ओवर बॉल कराओ, ठीक है, मुझे ना ये देखना है कि आप कितनी एवरेज स्पीड पे बॉलिंग करते हो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सर मेरे सामने एक बॉल करेंगे, ठीक है, शोएब अख्तर एक बॉल करेगा और मुझे पता लग जाएगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली कितनी बार वो सेम चीज हो रही है, यानी कि मान लीजिए आपके पास 3-4 केस निकल गए, ठीक है, आपके पास क्या हो गया, 3-4 केस निकल गए, आपने उसका मीन निकालना है। अब मैंने क्या किया, सर को बॉल दी, मैंने कहा चलिए शोएब सर आप क्या कीजिए एक ओवर डालिए। तो उन्होंने एक ओवर में 6 बॉलें कराई, ठीक है। मैंने उन सभी बॉल्स की क्या की, स्पीड नोट कर ली, 6 की 6 बॉल की, फिर उसे 6 से डिवाइड कर दिया। मुझे पता चला कि शोएब अख्तर इस स्पीड पर, जो मेरा आंसर आएगा उससे मुझे पता चला कि शोएब अख्तर जो है वो इस स्पीड पे बॉलिंग करता है। ऐसे मैंने ब्रैटली का किया, ऐसे में किसी दूसरे का किया, या फिर आप कोई जनरल अपने घर का भी केस ले सकते हैं, ठीक है, कि आज मैं इतने घंटे पढ़ा, कल मैं इतने घंटे पढ़ा, फिर परसों में इतने घंटे पढ़ा। तो आप क्या करते हो, 3 रीडिंग लिया आपने, 3 आपके पास आ गई, आपकी ऑब्जर्वेशन आ गई, इसको डिवाइड करो 3 के साथ, आपको पता चल जाएगा आप एवरेज कितना पढ़ते हो, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है वो वेट जो किसी आइसोटोप का एवरेज करके निकला हो। अब सर ये आइसोटोप क्या होता है, आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। आइसोटोप का मतलब होता है वो केमिकल स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे आपके पास ये हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या चीज़ है, इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, तीनों का 1 है, ठीक है। इसके 3 आइसोटोप हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, मास कह रहा हूँ सॉरी, ठीक है, नंबर क्या है, 1 है। लेकिन मास का फर्क आ रहा है, पहले का मास 1 AMU, दूसरे का 2 AMU और तीसरे का 3 AMU है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास सिर्फ याद रखना आइसोटोप्स का निकलता है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास जो है वो सिर्फ आइसोटोप्स का निकलेगा। तो सॉल्व करके कितना आया होगा, 1.008 यू। यू जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, AMU को यू लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे क्लोरीन का था, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 35 और एक 37, ठीक है, Cl35 और Cl70 अपना 37, ठीक है। तो इसका जब हमने किया तो हमारे पास एवरेज क्या निकली मास हमारी 35.5। कैसे निकाली सर क्लोरीन की, 35 प्लस 37, कितनी रीडिंग है टोटल, 2 रीडिंग्स आई ना, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हाइड्रोजन की कैसे निकाली, 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। चलिए उसके बाद मैं कहता हूं कि जो एवरेज एटॉमिक मास है, ए एवरेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसका एब्रीविएशन जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, सिंबल होता है इसका ए एवरेज। तो ये ए एवरेज जो होता है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला तो उस हर एक आइसोटोप का आपके पास एटॉमिक मास होना चाहिए, जो कि हमारे पास जनरली होता ही है। दूसरी चीज होती है आपके पास परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब ये क्या बला है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप, इसका मतलब ये होता है बच्चा कि आपका आइसोटोप
कितना परसेंट पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, कितना परसेंट पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकता है। मान लीजिए मैंने एक जार के अंदर क्लोरीन भरा, ठीक है, ऐसे ही मैं एक जेन्युइन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, एक जार के अंदर क्लोरीन भरा, तो उसके अंदर उसके दोनों आइसोटोप होंगे, Cl35 भी होगा और Cl37 भी होगा। ये जार क्या है, ये जार मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, या फिर कोई आपका पूल है, ठीक है, उसके अंदर भरा है। तो इसमें 75% आपका क्या प्रेजेंट होगा, यानी कि ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, Cl35 वाला आइसोटोप होगा, और सिर्फ 25% क्या होगा, Cl37 प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि अबंडेंस का मतलब होता है जो ज्यादा अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर ज्यादा अबंडेंट कौन है, Cl35 या Cl37? सर Cl35 ज्यादा अबंडेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एग्जांपल है जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम परसेंटेज अबंडेंस किसी आइसोटोप की कितनी हो सकती है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, मैक्सिमम परसेंटेज अबंडेंस किसी आइसोटोप की कितनी हो सकती है, 100%, है ना ऐसा तो नहीं कि 101% हो गया, 102% हो गया, नहीं। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उनकी जो लीस्ट होती है वो कितनी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो वैल्यू क्या रहती है आपकी, 100% रहती है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा Cl35 और Cl37 है, ये मिलके क्या बनाएगा, परसेंटेज अबंडेंस को 100% बनाएगा, जिसमें से Cl35 का 75% है और Cl37 वाले आइसोटोप का केवल 25% है, ठीक है। तो देखिए आपके पास आइसोटोप ए है, ठीक है, आइसोटोप 1 और आइसोटोप 2। पहले हमने देखा इनका एटॉमिक मास, जिसको मैं ए से लिख रहा हूँ, A1 और A2। दूसरे नंबर पे हमने देखी इनकी परसेंटेज अबंडेंस, जिसको मैं x1 और x2 से लिख रहा हूँ, ठीक है। सो भाई एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका x1a1 प्लस x2a2 अपॉन टोटल कितना परसेंटेज है, ठीक है, दैट इज x1 प्लस x2। अब मैंने आपको बताया भाई, इस जार के अंदर, जिस जार के अंदर भी मैंने एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन भरी थी, इस जार के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज क्या रह सकती है, ठीक है, इस जार के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज क्या रह सकती है, वो परसेंटेज रह सकती है सर 100%। यानी कि x1 और x2 ये दोनों क्या रहेंगे, x1 प्लस x2 जो है ये मिलके 100% बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x1 A1 प्लस x2 A2 क्या बन जाएगा अपॉन 100, ठीक है। x1 सॉरी, आपके x1 x2 को मैंने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ क्या कर दी, मैंने इसको इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद भाई हमारी अगली चीज़ आती है आपकी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज अगेन अ वेरी बेसिक थिंग जो आप अपनी क्लास 10th में ना निकालते होते थे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास होता है आपका किसी एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, मैंने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कुछ भी, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, कुछ भी ले लिया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके एक मॉलिक्यूल का कितना मास है, ठीक है, उसके एक मॉलिक्यूल का कितना मास है, वो कैसे निकलता है। मान लीजिए आपके सामने NaCl रखा मैंने, ठीक है, एक मॉलिक्यूल आपके सामने मैंने NaCl का रखा, नमक का रखा, आपसे मैं पूछूं बताओ भाई NaCl का वेट क्या होगा, ठीक है, NaCl का भार क्या होगा एक मॉलिक्यूल का। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप देखोगे यार इसमें एक सोडियम का एटम है, ठीक है, और एक क्लोरीन का एटम है, ठीक है, एक क्या है, सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। तो सोडियम के एटम का मास सर होता था 23, है ना, आप 23 भरोगे। उसके बाद क्लोरीन, सर क्लोरीन का मास जो था वो 35.5 हुआ करता था, तो आपने 35.5 भरा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 23 को और 35.5 को प्लस करोगे, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 58.5, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, 58.5 आ जाएगा। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है भाई, मॉलिक्यूलर मास बोलूं चाहे मैं मोलर मास बोलूं, ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, इन दोनों का मतलब जो है यहाँ पर केमिस्ट्री में हम अभी तक सेम ही समझेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के लिए भी जो आपकी यूनिट एक्सप्रेस होती है, जिस यूनिट में हम इसको लिखते हैं वो है AMU, ठीक है। तो अभी जो आपके पास ये निकला है सारा आपका NaCl का वेट हमने निकाला, इसको आप कैसे लिखोगे, NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5 AMU, ठीक है। ये ठहरी हमारी मॉलिक्यूलर मास की बात।
अब हमने जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बीच में पढ़ा था, ऐसे ही हम मॉलिक्यूलर मास और आपके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बीच में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन पढ़ेंगे। उसमें क्या हुआ था सर, एक एटम के वेट को हम एटॉमिक मास बोलते थे, तो 1 मोल एटम के वेट को हम बोलते थे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के वेट को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के वेट को क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मैंने उस मॉलिक्यूल का, जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है, तो मैंने उस NaCl का क्या किया था, वो NaCl का मैंने पूरा एक मॉलिक्यूल ले लिया, तब मैंने एक मॉलिक्यूल लिया था, अब मैं उसका 1 मोल मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, यानी कि NaCl कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं। जब मैंने इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, उनका वेट मैं कैसे निकालूंगा, 1 मॉलिक्यूल का कितना वेट है, मल्टीप्लाई बाय आपके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का कितना वेट होगा। ठीक है, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा ग्राम मोलर या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, अगेन वही सेम चीज़ है जैसे हम उसमें करते थे, मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसके पीछे ग्राम का यूनिट घुसा दो। ठीक है, ये चीज़ हमने की थी हमारे अभी जस्ट जब हम पढ़ रहे थे हमारा ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है अभी। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।